और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विवेक मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं। विवेक जी, देखिए लगातार जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, परसेंटेज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 में वो परसेंटेज सामने नहीं आ रहे हैं जिससे सेटिस्फेक्शन, जिससे संतुष्टि मिल सके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे लोग जागरूक नहीं हैं या क्या दिक्कत है। लोग बढ़ चढ़कर जो ये लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले जो है लोग अभी बिल्कुल संतुष्ट बैठे हुए हैं कि बीजेपी ने ही आना है। आप अगर पिछले चरण का चुनाव देखें, लखनऊ साइड की अगर आप बात करें तो 2017 के मुकाबले ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई है इस बार। पिछली बार 58% वोटिंग हुई थी, इस बार जो है 60% को क्रॉस कर गई है। लोगों ने एक बिल्कुल जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग जिस अब ये वर्तमान चुनाव की बात ना करें, जैसे कि मेरे ख्याल से आचार संहिता लगी हुई है, हम वर्तमान चुनाव की बात ना करके आगे के चुनाव की बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, तो अभी ये सिर्फ 12 ही बजा है, 11-12 बजा है, तो इस समय जो है फिर भी कुछ जगह पे मैं देख रहा था 20% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। और शाम तक जो है अगर आप महसूस करेंगे तो ये पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पे भी वोटिंग परसेंट ज्यादा ही जाएगा। देखिए, वो तो जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जब हमने देखा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में वोटिंग कम हुई थी, वोटिंग प्रतिशत कम रहा था, तो उसके बाद से प्रशासन की तरफ से इस वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की गई। तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान, कि लोग जागरूक हों और मतदाता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब वो आने वाले वक्त में शाम में पता चलेगा कि इस बार कितना वोटिंग प्रतिशत आता है। लेकिन देखिए, आज जिन तमाम जिलों में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, विवेक जी, आपको क्या लगता है जो हॉट सीटें हैं वहां पर किस तरह के समीकरण बन सकते हैं? देखिए, भारतीय चुनाव की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कोई भी सरकार कैसा भी काम करे, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो कह लीजिए राजनीतिक पार्टियां ही चुनावों में जब उतरती हैं तो सीधे सीधे जातीय समीकरण के ऊपर उतरती हैं। विकास के मुद्दे बहुत कम बात करी जाती है। आगे का प्लान क्या है, रोड मैप क्या है आगे का, इस पे बहुत कम बात होती है ना। मुफ्त की चीजें क्या देनी है, बिल्कुल भारतीय जनता को जो है मुफ्तखोर बनाया जा रहा है कि हम 300 जो है यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। हम वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम स्कूटी फ्री दे देंगे, हम लैपटॉप फ्री दे देंगे। ये जो मुफ्तखोर बनाया जा रहा है, ये जो है बड़ी एक भारतीय चुनाव की त्रासदी है। जैसा कि आप यूक्रेन में देख रहे हैं ना अभी, कि वहां के लोग भी जो है ना करप्ट लोगों को चूज करके आज जो है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। देश को मजबूत करा होता, बजाय कि हम इसको प्रांतीय चुनाव क्षेत्र के हिसाब से चुनाव को ना देख करके अगर देश के हिसाब से चुनाव को देखें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसा कि आपने बोला कि भी अभी क्या किस बेस पे चुनाव हो रहा होगा, तो जो मेरी जानकारी है, अभी जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूंगा, आपके सामने एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आज चुनाव हो रहा है। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही जाति के 4 लोग खड़े करे गए हैं। क्यों एक ही जाति के? उनकी कैलिबर, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह नहीं देखा गया। इस पार्टी ने इस जाति का कैंडिडेट खड़ा करा है तो उसके वोट काटने के लिए हमें इस जाति के कैंडिडेट को ही खड़ा करना है। जब ये इस तरीके की राजनीति चलेगी, मेरा तो विचार है कि ये देश बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। चाहे योगी जी भी कुछ कह लें, मोदी जी अपना कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब तक ये देश जातीय आधार पर चुनाव की राजनीति में जाएगा, जब तक एक लॉन्ग रोड मैप तो तैयार विवेक जी, नहीं क्या होगा। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में और खासकर अभी आज जिन 12 जिलों में वोटिंग जारी है वहां पर जातीय समीकरण हावी होता हुआ नजर आ रहा है? जातीय समीकरण तो आप देखिए ना, तो पहले उससे लेकर के अभी तक, पहले चरण से लेकर के अभी तक जातीय समीकरण ही है। उधर बात कर रहे थे कि ये जाट लैंड है, उधर बात कर रहे थे यादव लैंड है, अब यहाँ पे जो है कुर्मी ओबीसी वगैरह की बात कर रहे हैं। तो ये जब टिकटों का बंटवारा हुआ था उसमें भी कि हम ओबीसी को इतनी टिकट दे रहे हैं, वो एक नेताजी कूद करके दूसरी पार्टी में चले गए कि भैया यहाँ पे पिछड़ों का सम्मान नहीं होता, यहाँ पिछड़ों का काम नहीं होता, इसलिए जो है दूसरी पार्टी पिछड़ों का काम करेगी। अच्छा विवेक जी, अभी आपने जिक्र किया कि इससे पहले बात की जा रही थी जाटलैंड है और यहाँ पर यादव का ये बेल्ट है। देखिए, कभी ना यहाँ पर अगर आप नेटवर्क 10 को देखते हैं, लगातार जुड़ते भी हैं बातचीत के लिए, हमने कभी जाति को लेकर
इस तरह से आगे बात नहीं की? क्योंकि देखिए हमारी जो टीम है जो ग्राउंड जीरो पर है वो भी लगातार जनता के बीच जाकर उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश कर रही है और साथ ही चुनावी मुद्दा उनका क्या है ये जानने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारी टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि वाकई में विकास हुआ है या नहीं। आप अपनी बात छोड़ दीजिए, जब कभी चुनावी विश्लेषण आते हैं जितने चैनल उठा करके देख नहीं, लीजिए, आपने वो बोला आपको ना बताएंगे, अभी यहाँ अभी पे इतने आपने जो परसेंट बात ठाकुर रखी हैं, उस यहाँ पे पे उस इतने पे ये परसेंट जवाब देना बनता है कि देखिए जातीय समीकरण हमने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है हावी हो रहा है, लेकिन आपने बोला कि जाहिर तौर पर जातीय समीकरण को लेकर ही बातचीत हो रही है। लेकिन हमने कभी इस तरह से बात नहीं की क्योंकि हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या चुनावी मुद्दा है और उनकी स्थानीय जरूरतें अभी क्या हैं, क्या विकास हुआ है। देखिए, पहली बात तो मैं आपके उसकी बात का जवाब दे दूं, आपने कभी ऐसी बात नहीं करी, तो हो सकता है यू मे बी एन एक्सेप्शन, पर आप अगर जितने भी चैनल उठा करके देख लीजिए, सब जो है जातीय गणित बताते हैं। जितने भी अखबार पढ़ लीजिए, जातीय गणित बताते हैं कि यहाँ पे जो है 55,000 ब्राह्मण हैं, 25,000 ठाकुर हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने मुसलमान हैं, इतनी ये परसेंटेज है। सब लोग जातीय आधार पर ही विश्लेषण करते हैं, पहली बात। अब जो विकास के मुद्दों की बात आई, तो देखिए 5 साल में अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर आप मनमोहन सिंह जी की स्टेटमेंट याद करें, उन्होंने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, ठीक है। आप अगर पी चिदम्बरम की अगर बात करें तो महंगाई के बारे में उन्होंने कहा था महंगाई अच्छी होती है, या जो है सोना खरीदने की वजह से महंगाई बढ़ रही है ना। या अगर आप राहुल गांधी जी की बात करें, वो कहते हैं कि भी गरीबी अच्छी होती है या ये दिमाग का वहम है। देखिए, विकास जो है एक दिन में नहीं हो सकता। हमारी भारत की नींव ही गलत आधार पर पड़ी थी। गांधी जी ने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए। नेहरू जी 1926-27 में रशिया होकर के आए थे, जरा सा उनको सड़कों से उन्होंने चकाचौंध दिखा दी। उन्होंने कहा साम्यवाद बहुत अच्छा होता है, वामपंथ बहुत अच्छा होता है, इसी तरीके से देश चलाना चाहिए। उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज लानी चाहिए, है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थोप दी, बजाय कि वो जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको बिल्कुल खत्म करके रख दिया। विकास कहां से होता है? बेसिक जब नीचे से आदमी डेवलप करता है, जब नीचे से सोसाइटी डेवलप करती है, तब विकास होता है। ऊपर से विकास नहीं हो सकता कि भी आप जो है एक कह लीजिए बड़ी सी इंडस्ट्री अगर कहीं पे लगा देंगे तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां तक यूपी या और जगह की मैं बात करूं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी जरूरत होती है, जो कि इस सरकार में खासतौर से, मैं इसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलप कर रहे हैं, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विकास का मुद्दा बहुत अहम है और आपने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही कि विकास कभी एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए एक पूरा खाका तैयार करना होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और स्वागत है ब्रेक के बाद। तो लगातार हम आपको बता रही हैं कि 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। लोग सुबह सवेरे 7 बजे से ही अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और लगातार मतदान कर रही हैं और लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं, जिसमें लोग लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग और इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह और वो खुशी भी देखी जा रही है, चाहे वो महिलाओं की बात कर ली जाए या फिर युवा वर्ग की या फिर वो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर ली जाए। और लगातार नेटवर्क 10 आपको वो महाकवरेज दिखा रहा है, पल पल की जानकारी आपको दे रहा है और इसी क्रम में चर्चा हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ विवेक मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि सीधे हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा और क्या कुछ वो मूलभूत मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच में, लेकिन इसी बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी विवेक जी कि किस तरीके से अगर हम देखें कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उतरी है, क्या कुछ वो मुद्दे हैं? क्या स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे वैसे कहीं पीछे नहीं रह गए हैं। अगर आप परिप्रेक्ष्य की बात करें जी, टोटल परिप्रेक्ष्य की बात करें, जैसे अब जो है अगले चरणों में जो है चुनाव वाराणसी में होगा, तो वाराणसी में जो चुनाव है
वहां पे उन्होंने, प्रधानमंत्री ने एज ए सांसद कह लीजिए आप, अपने क्षेत्र की बहुत डेवलपमेंट करी। अब उससे क्या होता है कि जो क्षेत्र में आपके टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे रोजगार भी पैदा होंगे, वहां पे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, और जो है धीरे धीरे उस क्षेत्र का तो वैसे उन्होंने बहुत ही विकास करा है। इसी तरीके से हर सांसद को, हर विधायक को अपने क्षेत्र का देखना चाहिए। क्यों हर बार जो है विधायक अपनी सीटें छोड़ करके दूसरी सीट से लड़ने जाते हैं? होना तो ये चाहिए कि भैया उनके काम का पूरा आकलन होना चाहिए और उसके बाद में जो है उनको टिकट मिलनी चाहिए। यही जो है अब पहले जो है आज से कुछ साल पहले तक ये शिकायत रहती थी कि भाई हमारे एरिया की सड़कें ठीक नहीं है, हमारे एरिया में बिजली नहीं आती, हमारे एरिया में 4 घंटे 5 घंटे बिजली आती। ये समस्याएं अब खत्म हो गई हैं। अब जब ये समस्याएं खत्म हो गई तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं। अपेक्षाएं अब किस पे आ गई हैं? लोग टोटलिटी में बात करते हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये स्थानीय विधायक दूर नहीं कर सकता है। वो आपकी सड़क की समस्या दूर कर सकता है, आपकी बिजली पानी की समस्या दूर कर सकता है, आपके क्षेत्र में प्रशासन जो है कैसा काम कर रहा है उसकी समस्या दूर कर सकता है। एक जो समस्या पहले बहुत लोगों को थी कानून व्यवस्था की, जिसमें कि आम आदमी की सुनवाई नहीं होती थी, एक तरीके से मान लीजिए ये एक चाहे परसेप्शन मान लीजिए या हकीकत मान लीजिए, ये था कि एक आम आदमी थाने नहीं जा सकता था, गुंडों का राज चल रहा था। लेकिन आज ये परसेप्शन बदल गई है। तो ये एक बड़ी चीज है जो कि लोग चाहते थे कि भी, यानी विवेक जी आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में और कार्य प्रणाली में कानून किस तरीके से काम करता है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है इन विगत सालों में। लेकिन अगला जो चरण है वो गोरखपुर और बस्ती मंडल का है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो गोरखपुर एक ऐसी हॉट सीट मानी गई है जिसका फोकस हर दल की तरफ रहा है। हर दल, हर बड़े दिग्गज का जो फोकस है वो गोरखपुर सीट रही है। इस बार क्या कुछ आप देख पा रही हैं? अगला चरण, छठा चरण, क्योंकि यही केंद्रित है गोरखपुर और बस्ती मंडल का होगा, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, गोरखपुर के विषय में अगर आप बात करें तो बड़ी साधारण सी बात है। 1989 से लेकर के अब तक जो है हमेशा से बीजेपी की समर्थक, आखिरी बार कांग्रेस ने जो चुनाव जीता था सुनील कुमार शास्त्री के नेतृत्व में गोरखपुर से जीता था। अदरवाइज उसके बाद में हमेशा से बीजेपी ही सीट जीतती आई है। बीच में जो है राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं उन्होंने हिंदू महासभा की सीट पे जीता। लेकिन आप इस बात पे गौर करिएगा कि योगी आदित्यनाथ का समर्थन उनको प्राप्त था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भैया बीजेपी की इनको टिकट दे दीजिए, नहीं दी गई। वो हिंदू महासभा से लड़ गए, हिंदू महासभा से लड़ करके भी जीत गए। तो 1989 के बाद में मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी बीजेपी उस पर्टिकुलर गोरखपुर में जो है बहुत बुरी तरह हारी हो। ये जब 2017 इसके लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए थे 2017 में, तब जो है समाजवादी पार्टी के निषाद जी ने उसको हराया था। अदरवाइज जो है विधानसभा के लेवल पे तो, और गोरखपुर में चूंकि आदित्यनाथ जी के अपने मठ का भी जोर चलता है या उन्होंने ऐसा काम करा है, उनकी अब ऐसी छवि बन गई है एक कह लीजिए मुख्यमंत्री की कि जो कि कानून व्यवस्था चलाना चाहता है। या जो लोग लखनऊ से गोरखपुर वगैरह जाते हैं उनको सड़कों का आलम मालूम है कि पहले जो है सड़कें गड्ढों में थी, अब जो है एक सीधी सपाट सड़क है जो कि कह लीजिए, और हर एक एरिया की बहराइच से गोंडा जोड़िए या श्रावस्ती जोड़िए, कोई भी जो सड़कों का एक जाल बड़ा अच्छा बना। तो मैंने आपको बताया ना, पहले लोगों को जो इमीडिएटली नजर आने वाली चीजें हैं वो पहले प्रभावित करती हैं। सड़कें हुई, बिजली हुई, कानून व्यवस्था हुई, ये चीजें जो प्रभावित करती हैं, उसके बाद में छोटे छोटे मुद्दे आ जाएंगे जो कि कह लीजिए वाकई ही किसी की असंतुष्टि हो सकती है कि हमें रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ रही है, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है। वो जनता को ये नहीं समझाया जा सकता कि महंगाई बढ़ने का कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का हाथ नहीं होता, स्टेट के हाथ में नहीं है, या इवन कि सेंटर के हाथ में भी नहीं होता महंगाई को कैसे रोका जाए, है ना। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के काम करते हैं। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पे लोगों की बस इतनी अपेक्षा रहती है कि विधायक जी के पास विवेक जी, अगर अब तक का जो आपने देखा किस तरीके से 4 चरणों के मतदान हुए, चुनाव हुआ और क्या कुछ फीसद आंकड़ा रहा वो आपने देखा। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ अंतर अभी तक आपको नजर आ रहा है? 2017 में
किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, मतदान किया था 2022 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर लोगों में कितनी उत्सुकता है, कितने जागरूक है मतदान को लेकर? देखिए, पिछली बार एक तरीके से मैं समझता हूं कि सनक थी लोगों को, शायद कानून व्यवस्था से इतना त्रस्त हो गए थे समाजवादी पार्टी की कि लोग चाहते थे कि अब इस व्यवस्था को हटाया जाए, है ना। बिजली बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों में भी 4-4, 5-5 घंटे के लिए गायब हुआ करती थी। बहुत सारी अपनी समस्याएं थी, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। एक हवा चल गई थी कि भाई अगर 85 थाने हैं तो उसमें से 65 में यादव ही मिलेंगे, अच्छे अच्छे पदों पे सारों पे यादव ही मिलेंगे। यादव कुनबे ने जो है पूरी राजनीति का जो है वो कर रखा है, एक परिवार ने कह लीजिए पूरी राजनीति पे कब्जा कर रखा है। तो इस चीज को हटा करके, और दूसरी बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी साफ तौर से जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खड़ी हुई थी, जो कि एक हमारे भारत में ये बड़ी त्रासदी है कि जो कानून बनते हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए बनते हैं, जो बहुसंख्यक हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कानून बनते हैं। ये जो त्रासदी थी, इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए एक वेव आई हुई थी और उस समय मोदी जी की भी हवा चल रही थी, तो उसी हिसाब से करा। और आज की तारीख में जैसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जाता है, होगा इसके साथ, हो सकता है योगी गवर्नमेंट के साथ में थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मिले, क्योंकि असंतुष्ट वर्ग हर जगह होता है, होते हैं। आप एक परिवार में भी जो है अगर 5 सदस्य हैं तो 1 या 2 असंतुष्ट निकल जाएंगे, लेकिन वो जो है असंतुष्टि इतनी ज्यादा मायने नहीं रखेगी। मे बी ये लोग 303 ना टच कर पाए, लेकिन बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जो है। हालांकि विवेक जी, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा ठोका जा रहा है कि इस बार भी 300 के पार सीटें हासिल करके बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन तस्वीर क्या कुछ रहेगी वो तो 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इसी बीच ये भी आपसे जानकारी चाहूंगी कि किस तरीके से, देखिए, छठे चरण का चुनाव होगा और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गोरखपुर और बस्ती मंडल पर मतदान होगा, लेकिन यहाँ पर एक समय में देखा गया था कि कम्युनिस्ट जो है उसका जो मुद्दा था, कम्युनिस्ट का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन उसे देखा गया कि कहीं ना कहीं वो बीते वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं खत्म होता गया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसका कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं छठे चरण में? आपने बड़ी अच्छी बात कही कम्युनिस्टों की, मैं इनको लगभग भूल ही गया था। ये कम्युनिस्ट अपनी लाश खुद ढो रहे हैं, आज की तारीख में इनका कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। ऑफ कोर्स अयोध्या बेल्ट में जो है कम्युनिस्ट जीता करते थे, कम्युनिस्ट नाम मुझे भूल रहा है इस समय, अयोध्या से वो कम्युनिस्टों के नेता जीता करते थे। तो जो है वो अब कम्युनिस्टों की ओवरऑल, उनको तो अब भी ऑल इंडिया लेवल पे अपनी मान्यता बचाने की बड़ी वो पड़ी हुई है कि उनको कहीं पे 2% वोट टोटलिटी में मिल जाए तो उनकी मान्यता बच जाए। कम्युनिस्टों को तो आप दरकिनार कर दीजिए, लेकिन आपने सिर्फ अभी गोरखपुर बस्ती की बात करी, मैं टोटलिटी की बात करता हूँ, गोरखपुर बस्ती और जो है बनारस की, छठे और 7वें चरण की। तो आप सब लोगों ने जो है 13 दिसंबर को खूब बढ़ चढ़ करके जो है बनारस में जो काशी विश्वनाथ का लोकार्पण एक तरीके से किया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, वहां का, या जो मेरे मित्र बनारस में हैं वो लोग बताते हैं कि वाकई, मैं भी वैसे गया हुआ हूँ लेकिन इतना ज्यादा हम घूमे नहीं, मेन सड़कों पे ही घूमे हैं, एयरपोर्ट से लेकर के काशी विश्वनाथ तक गए, चौड़ी बाईलेंस बन गई। जो अंदर के लोग हैं वो भी बताते हैं कि वाकई ही वाराणसी का कायाकल्प हुआ। तो ये चीजें, और इनफैक्ट वाराणसी भी बीजेपी के बिल्कुल वो रही है, कह लीजिए डोमिनेंट हो रही है, वहां पे भी 90 के बाद में बहुत कम लोग ये हारते हैं। तो ये टोटल जो कह लीजिए पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पे प्रधानमंत्री का असर और इधर से मुख्यमंत्री का असर और निषाद पार्टी का जुड़ जाना, है ना, ये जो है बहुत मायने रखता है। और कह लीजिए कि 57 और 54 ऐसे ही दोनों, छठे फेज में 57 सीटों पे चुनाव होगा, 7वें फेज में 54 सीटों पे चुनाव होगा, तो 111 सीटों पे जो चुनाव होना है, मान लीजिए कि बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन एक बीच में बात आई थी समाजवादी पार्टी को लेकर के, एक मैं बात कहना चाहूंगा, वो बेचारा अकेला घोड़ा दौड़ रहा है, अखिलेश यादव को अगर कह लें, वो रेस में अकेले दौड़ रहे हैं और इधर से जो है इनका पूरा। लेकिन विवेक जी, आपने कहा कि अकेला घोड़ा जो है वो रेस में दौड़ रहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर आपने ये अपनी बात कही, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हम तो पूर्ण बहुमत के साथ भाई सरकार बनाएंगे अपने राज्य में। बीजेपी को इस बार कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की तैयारी सपा की भी है।
आप जितना डाटा रखते हैं उस हिसाब से अगर इनके कमेंट्स को भी आप रखते होंगे तो मेरे को अभी तक याद है बंगाल चुनाव से पहले जो है अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि हम जो है सरकार बनाएंगे और इसके साथ वो लेफ्ट वालों के साथ जुड़े थे और ये करेंगे वो करेंगे। और किसी भी चुनाव का ले लीजिए, हर पार्टी ही ये दावा करती है, पहले से ही नहीं हार मान ली जाती है, तो वो भी। और आफ्टर ऑल ही वो उन्होंने जहां तक मैं समझता हूँ सीरियसली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो इस इलेक्शन को। तो उनको ये कहना ही कहना है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि हर दल अपनी तरफ से दावा करती है, हर दल अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा तो कर ही रही है, लेकिन तस्वीर क्या कुछ होगी वो तो बार बार हम बता रहे हैं कि नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। 10 मार्च के बाद ही ये साफ होगा कि आखिरकार क्या कुछ तस्वीर निकलती है। लेकिन विवेक जी, इसी बीच ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि क्या आपको लगता है कि विभिन्न चरणों में जिस तरीके से अभी तक 4 चरण हुए हैं, क्या उनके साथ साथ मुद्दे भी कहीं ना कहीं बदले हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। जैसे मैंने इधर टिकैत के एरिया की बात सुनी थी, तो कुछ जो टिकैत समर्थक थे वो कह रहे थे कि भी किसानों को दिक्कत है, परेशानी है ना। या लखीमपुर साइड पे कुछ किसान जो है वो नाराज हो गए थे, वो जो टेनी साहब के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो वो हल्का फुल्का जो है नाराजगी जो है उससे बदलती है। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें, ओवरऑल परसेप्शन जो है वोटर का एक ही, आप गौर करिए, हवा चलती है तो फिर एक ही जैसी चलती है पूरी स्टेट में। जहां पे भी इलेक्शन होते हैं वो हवा जब चलती है तो पूरी एक जैसी चलती है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत जो है जाटलैंड में हैं, लेकिन उधर भी टिकैत के गांव के लोग ही कह रहे थे कि भी हम इसको नहीं मानते, है ना, हम तो जो है योगी को ही वोट करेंगे क्योंकि उसने सड़कें बड़ी अच्छी बना दी, ये बड़ा अच्छा कर दिया, वो बड़ा अच्छा कर दिया। तो मैंने आपको बताया हर जगह असंतुष्ट। चलिए विवेक जी, मुद्दों की बात तो हो ही रही है, लेकिन क्या लगता है कि शहरी मुद्दे और ग्रामीण मुद्दे कहीं ना कहीं अपने आप में अंतर रखते हैं? शहरी मुद्दों की अगर बात करें, ग्रामीण मुद्दों की अगर बात करें, तो उसको लेकर आप क्या कुछ समझते हैं? अगर हम खासतौर पर चुनावों को लेकर अगर बात करते हैं कि चुनावों में किस तरीके से हर दल अपनी तरफ से पूरा दमखम दिखाता है, तो ऐसे में मुद्दों को भी उठाता है हर दल, हर नेता, हर पार्टी। और ऐसे में अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो मुद्दे हैं उनकी बात करें, तो आप किस तरीके से इसे पूरी चीज को समझते हैं? अभी इलेक्शन हो जाने दीजिए जी, आप देखेंगी कि शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है बजाय कि गांव में। कहने को शहरी लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो अपने इस डेमोक्रेटिक राइट के लिए इतने चैतन्य नहीं होते जितने कि गांव के लोग होते हैं, पहली बात। और शहरी लोग जो होते हैं वो अपने ज्यादा से ज्यादा काम से काम रखते हैं। अगर आप गांव की उसको देखें, राजनीति को देखें, तो प्रधानी के इलेक्शन में भी एक तरीके से खून खराबा हो जाता है। वहां पे लोग राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हमारी नहर की, हमारी वो नाली किसने काट दी, हमारे जो है घर के आगे की सड़क किसने काट दी, मेड़ किसने काट दी, वो वहां की राजनीति। शहर के लोग अपना नॉर्मली, बिजनेस वाले बिजनेस से मतलब रखते हैं, वो जो है नौकरी वाले नौकरी से मतलब रखेंगे। बस उनको एक चीज चाहिए होती है कि भी कानून व्यवस्था सही से रहे, बाकी हम सारे काम अपने आप कर लेंगे। तो जो ये बेसिक फर्क है, गांव के लोग, आप परसेंटेज के बेसिस पे देखिएगा, गांव में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है, गांव के लोग जो है ज्यादा मुखर होकर के वोट डालने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनके मुद्दे उसी हिसाब से होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस विवेक जी देखा जाता है। शहरी, अगर हम इलाकों की बात करते हैं, शहरी मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, तो लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों में कहीं ना कहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शुरुआत में कहा था कि जो है प्रशासन ने बहुत मदद जद्दोजहद की लोगों को बाहर निकालने के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, स्कूलों में एक कैंपेन चलाई, बुलौआ कैंपेन करके कहलाई, शायद वो कुछ ऐसे ही है, वो है ना। बच्चों को बोला गया कि भी आप जो है लोगों को जाकर के इन्फॉर्म करिए, वहां से बुला करके लाइए। स्कूलों में कैंपेन चलाई कि भी आप मेहंदी कंपटीशन करिए इलेक्शन के ऊपर, आप स्पीच दीजिए इलेक्शन के ऊपर। बच्चों को बोला गया कि भी, और उसको तमाम चैनल्स पे उसको जो है टेलीकास्ट एक तरीके से किया गया कि भी बच्चों को इन्वॉल्व करा, प्रशासन ने अपनी तरफ से बच्चों को इन्वॉल्व करा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ये व्यक्तिगत बात आ जाती है कि भी शहर के लोग सोचते हैं अरे यार जीत ही जाएंगे। जैसा कि एक गांव में होता है, शादी में जो है एक मटका रखा हुआ है बाहर कि भी सब लोग जो है उसमें दूध एक एक लोटा आकर के दूध डालेंगे, क्योंकि भैया लड़की की शादी है, तो जो है सारी कंट्रीब्यूशन हो जाए उसके अंदर। अब वो किसने कितना दूध डाला, मटका रात के समय बाहर रखा हुआ है,
तो जो है किसी को पता ना लगे किसने कितनी कंट्रीब्यूशन करी। सुबह जो है घर वाला निकल करके देखता है कि उसके अंदर तो सारे में पानी पड़ा हुआ है। कहानी क्या है कि रात को सब लोगों ने जो है, जो घर वाला उम्मीद कर रहा था कि ये सब दूध डाल करके जाएंगे उसके अंदर, सब गांव वाले उसके अंदर एक एक लोटा पानी डाल गए। तो ये मानसिकता जो है ना, ये शहर वालों। अच्छा विवेक जी, अगले चरण की अगर हम बात करते हैं, छठे चरण की अगर हम बात करते हैं, तो चलिए गोरखपुर तो एक हॉट सीट है ही, इसके अलावा और कौन सी हॉट सीट हैं? क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो उस सीट को हॉट बनाती है या फिर उस चीज को चर्चित बनाती है उस सीट को? देखिए, एक तो ओपी राजभर जी की सीट जो है आप हॉट सीट कह सकते हैं जी। एक ये फाजिलपुर जो है ये इनकी स्वामी प्रसाद मौर्य की, ये सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग हो सकती हैं कि राजभर जी ने शुरुआत साल से जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और ये जो इस समय विपक्ष में गठबंधन बना हुआ है उसके एक तरीके से सूत्रधार कहे जा सकते हैं। उनके खिलाफ जो है दूसरे राजभर खड़े हो गए, अनिल राजभर खड़े हो गए, और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक उन्होंने पूरी सत्ता के साथ रहे और ऐन वक्त पर दूसरी तरफ कूद गए। तो अब ये देखना जरूरी है कि वो पिछली बार पडरौना से लड़े थे, इस बार फाजिल नगर आ गए हैं, तो वहां पे जो है उनके आरपीएन सिंह भी कह लीजिए एक तरीके से उनकी अपोजिशन में है, और कुशवाहा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 2 सीटें देखने के लिए, मतलब मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो इनको देखने में है कि इन्होंने 4 साल मेहनत करी बीजेपी के खिलाफ, तो इनका क्या नतीजा निकल करके आया। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं 5 साल मंत्री बने रहे, ऐन वक्त पर कूद गए, और उसके बाद में जो है ये जब इलेक्शन लड़े और अपनी मजबूत सीट छोड़ करके, पडरौना छोड़ करके जो है ये फाजिल नगर गए, तो वहां पे जो है ये कितना इनको समर्थन मिलता है, जीतते हैं नहीं जीतते हैं, ये देखने वाले मेरे हिसाब से तो ये बेसिकली 2 सीटें। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया गोरखपुर जो मेन कह लीजिए शहर की जो भी सीटें हैं, या वाराणसी की जो है नॉर्थ साउथ कैंट शिवपुरी सीट वगैरह, यहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहा है। और 1989 से इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहीं बीच में एक आध बार कोई सीट हार गए, अदरवाइज दे हैव बीन विनिंग। तो यही अच्छा, ये तो विवेक जी चली हुई छठे चरण की बात, गोरखपुर बस्ती मंडल की बात हो गई कि कौन सी हॉट सीट है और किस वजह से ये चर्चित सीटें मानी गई हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा चरण, जो कि 5वां चरण आज मतदान उस पर हो रहा है, ऐसे में सिराथू विधानसभा सीट है, इसके अलावा अमेठी भी वो सीट है जिस पर हर दल, हर पार्टी और हर दिग्गज नेता की नज़र पूरे 5वें चरण के प्रचार प्रसार के दौरान बनी रही। हर स्टार प्रचारक यहाँ पर उतरा और दमखम भरा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि 30 सालों तक जो गढ़ माना जाता रहा कांग्रेस का अमेठी को, उसको 2017 की भाजपा लहर के बीच उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? कितना प्रभाव यहाँ पर प्रचार प्रसार के दौरान देखा गया लोगों में? देखिए, वैसे चुनाव चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है इस पे कमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन सिराथू में तो एक तरफा मुकाबला है। आप मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा टक्कर नहीं है वहां पे, है ना। और जहां तक रायबरेली की बात है, वहाँ पे अकेली जो है प्रमोद तिवारी की बिटिया जो मोना करके हैं जी, वो कुछ समय से जीत रही हैं और लोगों के साथ उनकी काफ़ी सहभागिता रहती है। अगर कहीं नाक कटती हुई बचेगी कांग्रेस की तो वो ये सीट बचाएगी, अदरवाइज जो है पूरे चुनाव में अभी तक नाक कटती हुई नजर आ रही है। और रायबरेली की ये सीट जो है प्रमोद तिवारी की बिटिया जो है नाक कटाने से बचा सकती हैं। अदरवाइज इसमें मुझे कोई और कमेंट मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। लेकिन वही मेरा सवाल था कि इस बार जो 5 मंत्रियों की अगर हम अगले चरण की बात करें तो छठे चरण में 5 ऐसे मंत्री हैं, बड़े नेता, जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है। किस तरीके से समझ पा रहे हैं विवेक जी आप? देखिए, प्रतिष्ठा जहां तक हर चुनाव में दांव पे लगती है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन यहाँ पे जो है इस बार प्रतिद्वंदी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने सिराथू का एग्जांपल लिया, प्रतिद्वंदी कितना मजबूत है। सपा के जो प्रतिद्वंदी है उनकी बहन ही उनके खिलाफ आकर के कैंपेन कर रही है। अब आप अगर कुछ मान लीजिए कि इनके अनुप्रिया पटेल के भी समर्थक होंगे ही वहां पे, जो कि इनकी अपनी बहन के खिलाफ प्रचार करने आई हैं, और बीजेपी ने का तो समर्थन रहा ही होगा। तो जो मंत्रियों की प्रतिष्ठा की आप बात करें, योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, आई थिंक कि अगर वो एक बार भी नहीं जाएंगे, मठ का उस सीट पे इतना जोर है
मैंने आपको राधा मोहन दास अग्रवाल जी की बात बताई, मठ के दम पे वो हिंदू महासभा के टिकट पे चुनाव जीत गए, है ना, और बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। तो जो मठ का जो है वो वहां पे अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो वो वहां से जीतेंगे। बाकी और कौन कौन सा मंत्री इस चुनाव में है। लेकिन अगर मैं इसी बीच ये भी जानना चाहूँ विवेक जी कि किस तरीके से मणिपुर में भी चुनाव होंगे और वहां पर हमने देखा है कि दल बदल की राजनीति होती है, इसका कितना प्रभाव लोगों में पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम यूपी चुनाव से पहले की अगर तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर भी दल बदल का हमने दौर देखा और वो परिस्थितियां देखी, तो उसका कितना प्रभाव लोगों के बीच में बनता बिगड़ता है। देखिए, दल बदल जो लोग करते हैं किस दम पे करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, या तो उनकी व्यक्तिगत काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि भैया मैं ये सीट छोड़ करके जा रहा हूं, है ना, और मेरी काबिलियत ये है, इस पे जो है वोट दीजिए, या फिर जातीय आधार पर दल बदल करते हैं। आप गौर करिएगा कि भैया मैं जो है इतने ब्राह्मण वोट लेकर के आऊंगा, या मैं इतने ओबीसी वोट लेकर के आऊंगा, मैं इतने मौर्य वोट लेकर के आऊंगा, मैं इतने यादव वोट लेकर के आऊंगा, इस दम पर जो है वो दल बदल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखिए, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, हर चीज जो है तुरंत जो है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, उसके प्रोज भी मिल जाएंगे, उसके कॉन्स भी मिल जाएंगे, उसके पक्ष में भी मिल जाएगा, उसके विपक्ष में भी मिल जाएगा। और आज हर शहर वाला हर गांव वाले के हाथ में जो है आपके फेसबुक या ये और व्हाट्सएप वगैरह है, तो सबके पास मैसेज जाता है, सबका अपना ओपिनियन बनता है, और सबको मालूम है जो दल बदल करते हैं वो एन वक्त पे मेरे ख्याल से मलाई खाने के लिए कि अभी जो है हवा चली है इधर की, तो जो ये सरकार जा रही है, अब दूसरी सरकार में हम आएंगे, है ना, तो वहां पे मलाई खाएंगे। जैसे जैसे लोगों को इनका कैरेक्टर समझ में आता जा रहा है, ये मान लीजिए ये हाशिए पे जाते जा रहे हैं, और जो लोगों ने अभी पिछले दिनों में दल बदल करा है वो अपनी सीट बचा लें, बड़ी बात होगी। बिल्कुल विवेक जी, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो दल बदल का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दे हों, लोगों के बीच में हर दल या फिर हर नेता की जो तस्वीर है या फिर उसको लेकर जो मिजाज होता है वो बदलता रहता है, समय समय की बात होती है, और जो तस्वीर होगी वो 10 मार्च को साफ हो पाएगी। विवेक जी, आपने हमारे साथ चर्चा की और अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विवेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर, तमाम फैक्टर्स पर, तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा की कि इस बार का चुनाव क्यों दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए फिलहाल इन्हीं सब खबरों के साथ और इसी चर्चा के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।